नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 11वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से संदीप बशीर अहमद नामक एक 20 वर्षीय युवक की खोज में था। इत्तेफाक से उस युवक का पता चल गया था। वह किसी पुराने आतंकवादी के चचेरे भाई का दोस्त था। संदीप उससे पूछताछ करना चाहता था और उसे आर्मी द्वारा खोले गए वर्कशॉप से भी जोड़ना चाहता था, जिससे गांव में आर्मी के प्रति सद्भावना फैले। साथ ही गरीबी के चलते जो आतंकवाद की तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी संभावना भी शेष हो। संदीप का ये विश्वास था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जरूरी है कि पहले अंधविश्वास, अशिक्षा, भूखमरी और बेकारी से लड़ा जाए। बहरहाल कई बार खबर भिजवाने के बाद भी जब बशीर अहमद मेजर संदीप से मिलने नहीं आया तो संदीप ने धमकी दी, यदि अब भी वह उससे मिलने नहीं आया तो वह उसे जवान भेजकर उठवा लेगा अपने घर से। अंततः आया वह, बेहद डरा, सहमा और सिकुड़ा हुआ। तुम क्यों नहीं आए? क्यों तुम्हें बुलवाना पड़ा? इतनी बार नरम आवाज़ में पूछा संदीप ने, पर जो जवाब आया उसे सुनकर सन्न रह गया मेजर। उन्हें लगा दुनिया को, लोगों को कश्मीर की समस्या को शायद फिर से समझना होगा। बशीर अहमद ने जवाब दिया, साहब जी, मैं बहुत डर गया था। मुझे गांव वालों ने कहा मत जाओ, वहाँ सारे हिंदू मिलकर पीटेंगे तुम्हें। क्या? सनाका खा गए संदीप। तो ये है मेरी पहचान। मैं भारतीय नहीं, इंसान भी नहीं, मेजर भी नहीं, मैं हूँ सिर्फ एक हिंदू। क्या ये वही कश्मीरी हैं जिनका मिजाज सुफियाना था? काश ये शहर अपने उस इतिहास को याद रख पाता जो सुदीर्घ समय तक समन्वय, भाईचारे और सह अस्तित्व का इतिहास रहा था। बहरहाल इस घटना के मानसिक आघात से उबर भी नहीं पाया था संदीप। कैंसरग्रस्त रोगी के से दिन बीत रहे थे। एक मटमैली शाम एक मुखबिर ने उसे गुड़गांव के ही एक ऐसे परिवार के बारे में जानकारी दी जिसका बड़ा लड़का जमील सिर्फ 6 महीने पूर्व ही ताज़ा टटका आतंकवादी बना था। ताज्जुब, इतनी सख्ती, चौकसी, दहशत और हिदायतों के बावजूद खुद उसके एरिया में कोई जिहादी कैसे बन गया? ऐन उसकी नाक के नीचे। आश्चर्य से पूछा संदीप ने खबरिये से, साहब जी, एक तो यहाँ इस्लाम का चाबुक हर घर में लटका रहता है। लोग यहाँ ज़िंदगी से ज़्यादा अल्लाह, कुरान, नमाज, दाढ़ी टोपी में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरा, जिहादी बनने से ही सारा गांव उसे और उसके परिवार को डर और इज्जत से देखने लगते हैं, क्योंकि जिहादी बनते ही सारा गांव उसे और उनके परिवार को डर और इज्जत से देखने लगते हैं, क्योंकि जिहादी बनते ही उनके घर की ताकत और रईसी दोनों बढ़ जाती हैं। सुना है कि जमील ने भी जानलेवा भूखमरी और ज़िंदगी की जिल्लत से तंग आकर उठा ली गन, और वह भी थिरक रहा है आतंकवाद की ताल पर। मुखबिर बोलता जा रहा था, पर संदीप के दिमाग में 2 विरोधी विचार एक साथ कौंधने लगे। बंद करना होगा केंचुओं की तरह रात के अंधेरे में रेंगते हुए इस आतंकवाद को। पर दूसरे ही क्षण उसने चश्मा उतारा और अफसोस के साथ एक उच्च श्वास ली। काश यहाँ की खूबसूरती, ये हवाएं, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, वादियाँ, बादल और पत्तियों की खूबसूरती दे पाती यहाँ के युवाओं को कुछ सुकून, कुछ चैन, कुछ दूर रख पाती उन्हें इस खून खच्चर से। मेजर संदीप ने अपनी निगाहें टिका दी उस घर पर। उस परिवार का इतिहास, भूगोल, वर्तमान, यहाँ तक कि उसके हर सदस्य की जन्म कुंडली तक हाजिर थी संदीप की टेबल पर। एक गरीबी रेखा के नीचे का परिवार, एक छोटा भाई जमील का हमीद, एक युवा बहन रुबीना, माँ रुखसाना, जीविका के लिए मात्र 2 घोड़े जो गुलमर्ग और नारायण नाग में सैलानियों की सवारी के लिए सीजन में निकलते और परिवार को भूखमरी से बचाते। घर के आगे थोड़ी सी खाली ज़मीन, जहाँ कभी सब्जियाँ लहराती तो कभी मुर्गे कुड़कुड़ाते रहते। जमील के जिहादी बनने के बाद से परिवार की खस्ता हालत
में थोड़ी तब्दीली हुई, घर की टूटी छत की मरम्मत हुई। क्या संभव है आत्मसमर्पण? मेजर संदीप चाहता था कि ऐसी कच्ची कोपलों को समझा बुझाकर उसे आत्मसमर्पण करवाया जाए। उन्हें एक बार कम से कम मौका अवश्य दिया जाए जिंदगी पर पुनर्विचार करने का। इसी बिंदु पर एक बार फिर वे भिड़ गए कर्नल आर्य से। कर्नल आर्य ने चश्मा उतार उसे ऐसे देखा जैसे पहाड़ी चोटी पर खड़ा इंसान नीचे खड़े इंसान को देखता है। उनकी मूंछ के कोने फड़फड़ाए, आंखों में सर्प रेंगने लगे। फिर भी अपने को संयत रखते हुए समझाया उन्होंने संदीप को, पागल मत बनो, सफाया करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना जड़ से उखाड़े बात नहीं बनती। आत्मसमर्पण की तो तभी सोचनी चाहिए जब किसी कारण से हम ऐसा न कर पाएँ। देखो, हमें यहाँ सामाजिक कल्याण के लिए नहीं भेजा गया। तुम पता लगाओ क्या है परिवार की वीक लिंक और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ओके। गुड़ जैसे उजड़े और वीरान गांव में संदीप के लिए ऐसी किसी भी वीक लिंक का पता लगाना सचमुच टेढ़ी खीर था, क्योंकि उस गांव के अधिकतर युवा तो या तो मारे जा चुके थे या AK-47 उठाए गांव के बाहर थे। बची रह गई थी बेवाएं या सिर्फ बूढ़े बूढ़ियां। कड़कती आवाज़ में मेजर संदीप ने जमील के अब्बू से पूछा, बन से कची हुई नेहू, बता तेरा बेटा कहाँ है? वह थर थर काँपा, सारा घर काँपा, घर की छत झुक गई। हिचकी लेते हुए, हकलाते हुए जमील के अब्बू ने जवाब दिया, मैं पता, मुझे नहीं पता। AK-47 को उसकी पसलियों से छुआ, उसकी आंख में आंख डाल उसे घूरते हुए जब फिर पूछा वही सवाल, तो थर थर काँपते, जार जार रोते जमील के अब्बू ने आए साए जाने क्या क्या कहा कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा जमील के। अनुवादक ने समझाया संदीप को, सरजी कह रहा है, कसम ले लो जो 6 महीने से उन्हें मियाँ की शक्ल भी देखी हो, 6 महीने से नन्हे मियाँ की शक्ल भी देखी हो। तो फिर घर में पैसे कहाँ से आए? दिखा मनी ऑर्डर की रसीद। बोलते बोलते संदीप की आवाज़ के कोने इतने नुकीले हो गए कि जमूल के अब्बू के डर का रंग और भी गाढ़ा हो गया। अपने मटमैले फिरन से आंसू पोंछते सामने के 2 टूटे दांतों को दिखाते हुए वह फिर कल्पा, साहब जी, पैसे तो बेटे ने अपने किसी आदमी की मार्फत भिजवाए थे। बोलते बोलते किसी अनिष्ट की आशंका से वह फिर कांपने लगा। उसके कांपते होठ, लड़खड़ाते कदम, झरझर झड़ती आंखों से दुख की महागाथा फूट रही थी। वह सदी का सबसे अभिषिक्त पिता लग रहा था। संदीप के भीतर से आवाज़ उठी, दुखी मत हो बाबा, तेरा बेटा सकुशल लौट आएगा तेरे पास। पर उसकी वर्दी कह रही थी, सच सच बता, कब मिला था तू उससे? आखिरी बार कहाँ मिला था? वह फिर कल्पा और अपने छोटे बेटे के सिर पर हाथ रख रोया। साहब जी, कसम ले लो, 6 महीने हो गए उसकी शक्ल भी देखी हो। ठीक ही कह रहा था जमील का अब्बू कि 6 महीने से उसने जमील का चेहरा भी नहीं देखा। मिलिटेंसी के अपने सख्त नियम कायदे, जिसके अनुसार कभी भी मिलिटेंट का एरिया ऑफ ऑपरेशन कार्य क्षेत्र उसके घर के पास नहीं रखा जाता कि कहीं उसमें भावनात्मक कमजोरी न जाग जाए। ममता को ढेले मार मार कर दूर किया जाता है, उसकी जड़ें काटी जाती हैं। इसी प्रकार चाबुक सा सख्त बनाया जाता है उन्हें। पर अभी वह कहाँ है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा जमील के अब्बू को जरूर होगा। सोचते हुए संदीप का दिमागी बल्ब एकाएक फक से जल उठा। 6 महीने से जमील यदि अभी तक घर नहीं आया तो निश्चित ही आने वाले दिनों में वह घर आने की योजना बना रहा होगा। आखिर आदमी कितना भी कठोर क्यों ना हो, एकदम कंकड़ पत्थर तो नहीं बन सकता, और यदि बनता भी है तो बनते बनते बनता है। जमील तो अभी महज 22 साल का है, कोमल पत्ता है। अब्बू से बतियाकर संदीप उसकी अम्मी की तरफ मुखातिब हुआ। ये मरते हुए कबूतर की तरह फड़फड़ा उठी। उसकी आंखें डर से फटी पड़ रही थीं। एक बार तो समझ ही नहीं पाई माजरा क्या है। न किसी से दुश्मनी, न झगड़ा, न झंडा, न जमीन जायदाद, किसी से धत तेरे की तक नहीं कहा। फिर क्यों आर्मी उसके यहाँ? क्या काम यहाँ? क्या घर में जवान लड़के का होना मतलब ही आर्मी का आना जाना? उसने उन घरों को देखा था, आर्मी और पुलिस को अक्सर आते जाते, जहाँ लड़के जवान थे या जिहाद के रास्ते पर थे। तो क्या उसके घर में भी कोई जिहादी खुदा रहम करे? क्या जमील
उसका सर्वांग कांप उठा, रीढ़ की हड्डी में कुछ रेंगने लगा। और जब उसकी 18 वर्षीय बेटा रूबीना ने उससे कश्मीरी में कहा, भाईजान जिहादी हो गए, तो वह इस कदर चीखी कि आसमान सामियाने की तरह हिल उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कल तक जिसे उंगली से पकड़ते पकड़ते वह मदरसे छोड़ आती थी, जाने कब उसने उठा ली गन और बन गया जिहादी। और उसके बाद यातना की अंधी सुरंग में लुढ़के उस परिवार का जीना मौत से बदतर हो गया। खुशियाँ तो उस परिवार में शायद ही कभी उगी हों, पर थोड़ा बहुत सुकून, शांति जो थी वह भी बसेरा छोड़ टहलने निकल चुकी थी। और अब वहाँ था एक ठंडा गहरा और अंतहीन अंधेरा, जिसमें जिंदगी से खौफ खाए 4 जीव थे। आतरे पातरे संदीप अपनी टीम के साथ पहुँचा उस घर। उसके जवान उन्हें धमकाते उसके छोटे भाई को अपने फौलादी हाथों के झन्नाटेदार झापड़ का स्वाद चखाते और पूछते, बन चेक कैटी हुई जमील, बता तेरा जमील कहाँ है। उसका छोटा भाई थप्पड़ खा बिलबिलाता ज़मीन पर गिर पड़ता, चीखता चिल्लाता, पर मुंह नहीं खोलता। उसकी अम्मी कफन की तरह ओढ़े अपने फटे बुरके से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती, छाती माथा पीटती, बच्चों को खींचती, फिर उसी कफन को वापस ओढ़ लेती। उसका बस चलता तो कंगारू की तरह अपने बच्चों को अपनी थैली में रख लेती, बचा लेती उन्हें फ़ौज और जिहादियों से। यहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी, क्योंकि मामला आर्मी वालों के अधीन था। वे कलफ लगी चमचम लगदक वर्दी वाले थे, शरीफ थे, मारते भी तो सभ्यता से, शराफत से। लेकिन बहुत शीघ्र इस मामले में पुलिस भी आ गई, जब ये केस आर्मी और पुलिस का जॉइंट वेंचर था। और अब ये केस आर्मी और पुलिस का जॉइंट वेंचर था। यूँ भी आर्मी वाले पुलिस को साथ ही लेकर चलते थे, जिसमें उसकी किसी भी कार्यवाही पर पुलिस एक्शन नहीं ले सके, कोई उन्हें कोर्ट में घसीट न सके। पुलिस के अपने तौर तरीके, अपनी भाषा, अपना शिल्प। पुलिस वालों ने बहुत जल्दी ही उस परिवार की वीक लिंक यानी कमज़ोर कड़ी खोज निकाली। रुबीना की जवानी वह संधि की ओर बढ़ते जमील के छोटे भाई हमीद का कच्चा मन। अब पुलिस ने अपने टॉर्चर, हिंसा, खौफ और जिल्लत का वह चंदोबा ताना कि घर की ईंट ईंट खिसक गई। वह हर सप्ताह हमीद को थाने पर बुलाती, उसे पीट पीट कर नीला कर देती, उसके बदन पर पिटाई के निशान न उभरें इसलिए पुलिस उसे गीले कंबर में लपेट कर पीटती, जिससे किसी भी सूरत में मानवाधिकार हस्तक्षेप न कर सकें। यूँ भी वह बेहद गरीब परिवार था, विरोध और सामर्थ्य की कोसों से दूर। हमीद मार खाता रहता पर मुंह नहीं खोलता। पुलिस का गुस्सा और बढ़ जाता। वह उसके घर आ धमकती, बड़ा अड्डा मारती, सिगरेट के छल्ले उड़ाती, उसकी जवान बहन रूबीना को घूरती, उसके से गंदे गंदे मजाक करती, भद्दे इशारे करती। उसके सामने माँ बहन की ऐसी अश्लील और भद्दी गालियाँ निकलती कि जमील के अब्बू रो पड़ते, सिर पीटने लगते। पुलिस के जवान उसकी माँ को समझाते, यदि वह अपने परिवार, अपनी बेटी, वहाँ की बच्चों की खैरियत चाहती हैं तो बता दे कि जमील कहाँ है या कब आने वाला है। जमील की माँ माटी के लोंदे सी घर के कोने में पड़ी रहती, पथराई आंखों से देखती रहती दीवारों को। सिलसिला चलता रहा। परिवार स्वप्न विहीन, भविष्य विहीन होता रहा। यातना, उत्पीड़न का अंधेरा अमावस की रात की तरह बढ़ता रहा, हर नए दिन के साथ घना होता रहा। एकाएक उन दिनों आतंकवादी वारदातों से इजाफा हो गया। राजौरी में हुए एनकाउंटर में 2 मेजर शहीद हो गए, एक कैप्टन बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना से संदीप और उसके वरिष्ठ अफसरों का दबाव एकाएक बढ़ गया। वरिष्ठ अफसरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था उस पर। परिवार की चुप्पी ने संदीप की टीम के भीतर दुबके बैठे पशु को हिंसक कर डाला। उनका टार्चर इतना बढ़ा कि परिवार मुर्दा हो गया। जीवन के चिन्ह दिन पर दिन मिटते गए। झेलम सी इठलाती रूबीना सूखती चली गई। उनके चेहरे पर बदसूरत रेखाएं खिंचने लगी। अत्यधिक पुलिसिया मार से हमीद सुन्न और विक्षिप्त रहने लगा। उसकी पढ़ाई छूट गई। दोनों बूढ़े घोड़े सैलानियों को घुमाने के बजाय बाहर बंधे मिलते। उसके अब्बू घर के कोने में कंबल ओढ़े अपने आप से बतियाते मिलते। मेजर संदीप जब भी घुसता उस घर में उसे मरी हुई सभ्यता की बदबू आती। उसका दम घुटने लगता, क्योंकि वहाँ हवाएं रुकी थी। जिंदगी किसी कोने में मुंह छिपाए सुबक रही थी। एक बार तो इंतहा ही हो गई। जैसे ही संदीप और उसके साथी जवान पुलिस के साथ उस घर में घुसे, उन्हें देखते ही डर के मारे हमीद का पेशाब निकल गया।
ऊपर से चट्टान की तरह दृढ़ रहते हुए भी मेजर संदीप ने उन क्षण स्वयं को धिक्कारा। उसका पेशाब नहीं वरन आदमी होने की जो शुरुआत कभी की थी, मैंने उसकी डोर पूरी तरह से निकल चुकी थी मेरे हाथों से। उस रात नींद उससे परहेज करती रही, उसे लानत भेजती रही, गरियाती रही। गहन रात के सन्नाटे में उसके भीतर से प्रार्थना उठने लगी, ईश्वर मुझे सत्य कहने की शक्ति दे। दूसरी शाम अपने कमांडिंग अफसर से पिनपिनाते हुए कहा उसने, सर मुझे लग रहा है हम उस परिवार पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म ढा रहे हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं कि जमील आतंकवादी ही है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि वह आतंकवादी क्यों बना। आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि हम भूख, गरीबी, अंधविश्वास और अशिक्षा से भी लड़ें। बस। कर्नल आर्य ने शायद पहली बार संदीप के साथ संवाद करने में अपना आपा खोया। उसकी आंखों का कोण तिरछा हुआ, मूंछ के कोने फड़फड़ाए, चेहरा एकाएक कठोर हुआ। कमरे का तापमान अचानक बढ़ा। कर्नल आर्य एकाएक गरजे, जेंटलमैन, तुमने ये आग उगलता कश्मीर नहीं देखा, वह बारूदी विस्फोट, उड़ते मांस के टुकड़े, बदबू नहीं देखी जो हमने देखी। हमने बहाया है इस धरती पर अपना खून, इतना खून बहाया, तब जाकर ये स्थिति आई है कि आज कश्मीर में चहल पहल है। सैलानी आ जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। शाम 7-8 बजे के बाद भी श्रीनगर इठला रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स में मेरी चौथी पोस्टिंग है। आज भी भूल नहीं सकता पहली पोस्टिंग का ये मंजर। हम जीप में बैठे जा रहे थे, हमारे आगे भी हमारी ही एक जीप थी, मेरा एक साथी भी था उस जीप में, कैप्टन अभिषेक। एकाएक पहले वाली जीप आग की लपटों से घिर गई। हरामजादों ने ज़मीन पर डायनामाइट की छड़ें बिछा दी थीं और तब हमारे पास रॉप यानी रोड ओपनिंग पार्टी जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। आज आर्मी के कन्वाय जाने से पहले रैप क्लियरेंस दे देती है। हमारे सारे साथी शहीद हो गए। खैर वे तो पुरानी बातें हुई, पर भूल गए कारगिल में शहीद हुए कैप्टन अनुज को। दरिंदों ने कितनी नृशंसता से मार डाला था उन्हें, कैसे निकाल डाली थी उनकी आंखें, कैसे काटा था सलाद की तरह उनके अंग अंग को। याद रखो, हमें यहाँ सभ्यता और उच्च कोट के समाज निर्माण के लिए नहीं, वरन मिलिटेंसी का सफाया करने के लिए भेजा गया है। हम अगर एक मिलिटेंट को भी बख्श देंगे तो वह हमें न केवल मार गिराएगा, वरन भविष्य में भी न जाने कितनी हिंसक वारदातों को अंजाम देगा। इसीलिए सोचो मत, सोचना ही है तो यही सोचो कि हमारा काम है राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य देना। पर सर, हम किसका दंड किसको दे रहे हैं? नहीं चाहते हुए भी मेजर संदीप के मुंह से हठात निकल गया। यद्यपि आरआर पोस्टिंग में इस प्रकार अपने कमांडिंग अफसर से तर्क करना भी अनुशासन के खिलाफ था, पर शायद कर्नल आर्य ने मेजर संदीप के भीतर उठने वाले तूफान को भांप लिया था। इस कारण उन्हें शांत करने की फिर एक बार कोशिश की। देखो मेजर, हम यहाँ करुणा, दया, मानवता, सह अस्तित्व का पाठ पढ़ने और पढ़ाने नहीं आए हैं। देखो, हमें इस गांव में एक मिसाल कायम करनी है। इतना डर इस धरती पर बो देना है कि आने वाले सालों में यहाँ इंसान तो क्या, परिंदा भी मिलिटेंट बनने की ना सोचे। मेरी बात याद रखना, तभी तुम एक कामयाब फौजी अफसर बन पाओगे। ये बात सिद्ध है कि युद्ध और बुद्ध एक साथ नहीं चल सकते। बेहद हताशा में एक सवाल फिर मेजर के मुंह से फूट पड़ा, सर, कब तक चलेगी ये मिलिटेंसी? दरअसल आज सुबह ही उसने एक बैनर देखा था जिसमें लश्कर तैयबा का खंजर हिंदुस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और इजराइल के झंडे में गड़ा हुआ था। इस बैनर ने बहुत ही उदास और हताश कर डाला था उसे। कर्नल आर्य अवाक रह गए। इस सवाल ने शायद उन्हें भी परेशान कर डाला था। और कितनी आरआर पोस्टिंग लेंगे वे? वैवाहिक जीवन के पिछले 19 सालों में 19 महीने भी चैन और सुकून के साथ पत्नी के साथ नहीं रह पाए वे। बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाए वे। उनकी आंखों में बादल घिराए, मन भारी हुआ। फिर भी बड़े ही संतुलित और संयमित निर्णायक स्वरों में उन्होंने जवाब दिया, देखो, आर्मी और मिलिटेंट दोनों लड़ रहे। जो पहले थक गया वही तो हटेगा मैदान से। अब आर्मी तो असीमित है, वह तो थक नहीं सकती। कुछ देर रुककर सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए फिर बात जारी रखी उन्होंने, देखो, हमारी मिलिटेंसी तो फिर 60 वर्ष ही पुरानी है। पैलेस्टीन को देखो, अभी तक लड़ रहे हैं। युद्ध और बुद्ध एक साथ नहीं चल सकते। यही उन दिनों संदीप का मूल मंत्र था, जिसे जाप जाप कर उन घायल दिलों
पर अपनी घायल आत्मा और लहूलुहान विश्व चेतना की मलहम पट्टी किया करता था वह। मेजर संदीप अभी तक एक भी मिलिटेंट को ढेर नहीं कर पाया, अभी तक एक भी ऑपरेशन को सफल अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, जबकि उसके ही कुलिंग मेजर विक्रम पालीवाल को 14 आतंकवादियों को अकेले मार गिराने के पराक्रम के लिए शौर्य चक्र मिल चुका था। बहरहाल दिन पर दिन संदीप पर यूनिट का दबाव बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान की सुरक्षा उसका पहला कर्तव्य था। कश्मीर के मुंड, सोपोर, राजौरी और अनंतनाग जैसे संवेदनशील इलाके उसके पल भर के लिए भी भूलने नहीं देते थे उसको। वह सबसे पहले एक अच्छा इंसान नहीं वरन एक हिंदुस्तानी है। उसका अपना न कोई वजूद है न कोई आत्मा, कि वह एक सामूहिक नियति और भविष्य से बंधा है कि व्यक्ति स्वातंत्र और व्यक्ति मन के लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं। उसे हर दिन लगता है कि वह गलत जगह पर आ गया। ये दिन दुनिया उसकी नहीं, पर जिस शपथ पत्र पर वह आज 20 वर्ष की उम्र में जीवन के सीमित अनुभवों के आधार पर हस्ताक्षर कर चुका था, उसे लौटाया नहीं जा सकता। और उसके अनुसार 20 वर्षों की सेवाओं से पूर्व वह यहाँ से निकल भी नहीं सकता। बहरहाल उसका तत्काल लक्ष्य था जमील का सफाया। इस कारण उस परिवार पर आर्मी शिकंजा कसता गया। ज्यादतियाँ, उत्पीड़न, यातनाएं, पूछताछ, मारपीट, बदसलूकियाँ बढ़ती गईं। ये सब उसकी रणनीति के तहत अदृश्य गोलाबारियाँ थीं, जो हर दिन परिवार का कंधा जरा जरा कर तोड़ रही थी। उस घर की ईंट ईंट पर एक ही इबारत साफ साफ लिख रही थी कि उस परिवार के पास अब एक ही विकल्प बचा है, वह जमील की मौत या पूरे परिवार की तबाही। ठंडी क्रूरता और असभ्य शालीनता के साथ मेजर संदीप ने धूल भरी दोपहर जमील की अम्मी को समझाया भी। देखो, जमील को तो देर सवेर मरना ही है, पर तुम चाहो तो अपने बाकी दोनों बच्चों को तबाही से बचा सकती हो। देखो, हमीद को उसकी छाती की हड्डियां निकल चुकी हैं, लगभग पागल ही हो चुका है। वह देखकर लगता है जैसे सालों से बीमार हो। कहीं ऐसा न हो कि जमील भी ना बचे और बाकी बच्चे भी जीवन के काबिल न रहें। नहीं, खुदा रहम करे। जमील की माँ ने अपने कानों को हथेलियों से ढांप लिया। कमज़ोर जड़ों वाले पौधों की तरह वह कांपने लगी, और यदि पास ही खड़ी रूबीना ने उसको सहारा न दिया होता तो वह शायद गिर ही पड़ती। बहरहाल मेजर का निशाना ठिकाने पर लगा। परिवार हर घड़ी टूट रहा था, बुद्ध हर क्षण ढह रहे थे, मानवीय हलचलें हर क्षण चिढ़ होती जा रही थी। बच्चे तेजी से जिंदगी से डरे हुए चूहों में तब्दील होते जा रहे थे। जमील की माँ टुकड़े टुकड़े हो रही थी। एक टुकड़ा जमील के लिए सोचता तो दूसरा बचे खुचे परिवार के लिए। और एक दोपहर कमाल हो गया। साल बीतते न बीतते सरोवर का सारा पानी सूख गया, हवाएं रुक गईं, सारे एहसास मर गए। जिल्लत, डर, उत्पीड़न और यातना की नोक पर टंगा ये परिवार पूरी तरह ढह गया। शायद धरती भी अपनी धुरी पर घूमती हुई छड़ों को कुछ देर आहत अचंभित हो ठिठकी होगी। शायद कुम्हार का चाक भी उन पलों घूमते घूमते रुका होगा, जब जीने की चरम व्यवस्था में जीने की अंतिम चेष्टा के रूप में एक रचनाकार को अपनी ममता के कण कण से संवारी हुई अपनी ही रचना का गला घोंट देने का निर्णय लेना पड़ा हो। जब एक कामयाब शाम खुद जमील की अम्मा ने आंखों में जल और हृदय में असह्य ज्वाला लिए उन्हें बताया, वह आ रहा है कल हमसे मिलने। क्या? कौन? जमील? अविश्वसनीय। मेजर हैरान, गदगद। मेजर के साथ आए चारों लांस नायकों और नायकों की आंखें सर्च लाइट सी चमकी, चेहरे पर कमल खिले, महीन हंसी चिड़िया सी फुदकी। समझ नहीं पाया मेजर इस सूचना पर वह क्या करे। उसे एहसास था कि वह इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर खड़ा था। जमील की माँ बेबसी और यातना की पराकाष्ठा पर खड़ी अपनी बाकी दोनों बच्चों को बचा पाने की नस तोड़ मुहिम में अपने ही हाथों अपनी ममता का गला घोंट रही थी। तो जमील कल आ रहा है तुमसे मिलने। वह जैसे पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहता था। उसने गर्दन हिलाई और घुटने में सिर दबाए रोने लगी। उसके दोनों बच्चे उससे चिपक सुबकने लगे। दुख के आवेग को सह न पाने के कारण उसके अब्बू हाँफते हुए अपनी छाती मलने लगे। घर में हवाएं रुक गई थीं, मौत की बदबू भर गई थी। घर मेजर और उसकी टीम चहक रही थी। पूरे साल भर की मशक्क़त के बाद सफलता मिली थी मेजर को। एक सफल ऑपरेशन आने वाला था मेजर के खाते में। 22 घंटे, पूरे 22 घंटे थे मेजर के पास मौत के इंतजाम के लिए। काली रात के सरपीले सन्नाटे में मेजर ने उसके आसपास पूरी घेराबंदी की। वे जानते थे कि जमील रात के अंधेरे में ही घुसेगा।
200 किलोमीटर की दूरी पर HSTI PNG अंधेरी रात में दूर तक देखने वाला चश्मा, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 आदि सामान के साथ पूरी टीम अपनी पोजीशन लिए अंधेरे में दुबकी रही। जमील के घर पर नज़र गड़ाए रही। ठीक आधी रात के ठंडे ठिठुरते अंधेरे में घर का शहजादा रेंगते छुपते घर में घुसा। उन्होंने उसे घुसने दिया। फिर पूरी रात घेरा डाले बैठे रहे। वे HSTI से उसके घर में निगाहें गड़ाए रहे। वे चाहते थे कि कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, यानी सिर्फ जमील ही आर्मी की गोली का निशाना बने, एक भी सिविलियन उसकी चपेट में ना आए, जहाँ तक संभव हो उसके घर को ना ढाया जाए। पिछले एक ऑपरेशन में उन्हें थोड़ी सी जल्दबाजी कर डाली थी। उन्होंने आसपास के घरों को तो खाली करवा डाला था, पर जिस घर में छुपा था मिलिटेंट, उसे रॉकेट लॉन्चर से आर्मी ने ढा दिया। बाद में मानवाधिकार आयोग ने उस पर केस ठोक दिया। जब से उस घर को ढहाने से बचा सकते थे तो उसे बचाया क्यों नहीं गया। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे धैर्य और ठंडे से दिमाग से काम लिया गया। दूसरे दिन भी डेरा डाले बैठे रहे। वे निगाहें जड़ी रहीं घर पर। दूसरी रात भी बीती। तीसरे दिन दोपहरी को उनकी आशा के अनुरूप ही जमील ने भूल की मर्द कलंदर की तरह खतरे को सूंघने के लिए क्षण भर के लिए बाहर निकला। वह आर्मी ने पहला फायर किया, तुरंत भीतर दुबक गया। वह फिर शुरू हुआ डुअल कॉन्टैक्ट, यानी अब वह और आर्मी आमने सामने थे। जमील को मालूम पड़ गया था कि घेरा जा चुका। वह अब मौत का इंतजाम बड़े शांत और व्यवस्थित ढंग से हुआ। लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई और आसपास के घरों को खाली करवा लिया गया। एक एक कर गांव के लोगों की शिनाख्त करवाकर उन्हें घेरे से बाहर किया गया। जमील की तस्वीर मेजर के पास थी। काला नकाब ओढ़े मुखबिर भी साथ में था। इस कारण इसकी संभावना न्यूनतम थी कि वह अपने हथियार कहीं और छिपाकर लोगों के साथ बाहर निकल भागे। अब आसपास सब कुछ खाली था, स्वप्न विहीन था। तिकोने झोपड़ी नुमा घर में अकेला जमील था और उससे महज 200 किलोमीटर की दूरी पर मेजर संदीप और उसकी टीम तैनात थी। वह घर में दुबका रहा, वे बाहर डटे रहे। मैं अकेला था, वे पूरी यूनिट के साथ थे। फिर गुजरी एक रात, सफ़ेद रात। पूरे 14 घंटे और 24 मिनट के बाद वह फिर बाहर झांका। वह समला की घात में बैठे जवानों ने फायर किया। गोली माथे पर लगी और देखते देखते छलांग मारता समुद्र जमीन पर लौट गया। कुल दीपक बुझ गया। एक दुस्साहसिक जीवन का दुखद असामयिक अवसान। मेजर की यूनिट संतुष्ट थी। बिना कोलेटरल डैमेज के वे अपने मिशन में कामयाब हुए। बड़ी शराफत और शिष्टता के साथ आर्मी ने जमील की मृतदेह को 9 फुट लंबे लोह की हुक लगी छड़ से खींचा। कई बार मिलिटेंट की मृतदेह में भी ग्रेनाइट छिपा मिलता है। जैसे ही फौजी मृतदेह की तलाशी शुरू करता है, मृतदेह जवान को उड़ा देती है। जिंदगी खत्म हो जाती है, पर मिलिट्री और मिलिटेंट की नफरत जिंदा रहती है। बासी चावल से सफ़ेद उसके चेहरे पर जगह जगह ताज़ा खून की धारियाँ पड़ी थीं। कार्यक्रम संपन्न हो चुकने पर बड़ी शराफत और नफासत के साथ उसके शव को चादर में लपेटकर पुलिस ने हवाले किया, जिसे बाद में कानूनी खानापूर्ति कर पुलिस द्वारा सबको परिवार को सौंप दिया गया। सोचते हो कि ये नहीं होगा, आसमां एक दिन जमी होगा, आंखें देखेंगी पर न देखेंगी, दिल के होगा मगर नहीं होगा। कोई मरने से मर नहीं जाता, देखना तो यही कहीं होगा। इजलाह मजीद। ठिठुरती ठंड में न फिरन, न कंबल, न कांगड़ी, बस अपनी उदासियों को ही ओढ़ता रहा मेजर। उन उदासियों की तपिश ही काफ़ी है उसे गर्म रखने के लिए। पर जब उदासी का ये बोझ भी असह्य हो गया तो आंतरिक दबाव के चलते फिर खुली डायरी। टप 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 गिरने लगे शब्द। रिश्ते घाव से टप टप गिरते खून की तरह। जाने किस काली रात में रचा था ईश्वर ने धरती के इस टुकड़े को। कितना खून बह रहा है, उतनी ही खूनी प्यास बढ़ती जा रही है इसकी। पहले गुड़ गांव की पोस्टिंग और अब ये जमील ऑपरेशन, जिंदगी से दूर। तो अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 11वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।